तो ज़ेलेंस्की जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी रूस ने अपने टारगेट पर लेना शुरू कर दिया है। लेकिन ज़ेलेंस्की का काउंटर अटैक पुतिन को हैरान कर चुका है। जब मिसाइलों और रॉकेट की बरसात ने ज़ेलेंस्की को दहशत से भर दिया, तब रूस को भी एक बड़ा झटका लगा। ऐसा झटका जिसका बदला लेने के लिए पुतिन की सेना बेताब बैठी है। पुतिन इस वक्त युद्ध की नई रणनीति को लेकर कितने गंभीर हैं, इसके लिए आपको यूक्रेन की जमीन पर लिए चलते हैं। क्योंकि इस युद्ध को 300 दिन हो चुके हैं। युद्ध की इस तीसरी सेंचुरी को और खतरनाक बनाने के लिए पुतिन ने 20 ड्रोन से कैपिटल क्यू पर हमला किया है। इस हमले के दौरान क्यू कैसे दहला, कैसे शहर में सायरन बजा और लोग कैसे खौफ के मारे किसी भी जगह आड़ लेकर छुपने लगे। इसकी रिपोर्ट ज़ेलेंस्की तक भी पहुंची। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन ने 20 ड्रोन से हमले किए, लेकिन उसमें 15 ड्रोन मार गिराए गए। यानी पुतिन का स्ट्राइक रेट रहा सिर्फ 25%, जिससे जाहिर है पुतिन बिल्कुल खुश नहीं होंगे। इस हमले से 3 दिन पहले भी क्यू समेत यूक्रेन के कई शहरों पर 70 से ज्यादा मिसाइल बरसाई गई थी, जिसमें ज्यादातर कैलिबर क्रूज मिसाइल से हमला किया गया था। ये पुतिन का माइंड गेम है और इसे समझेंगे तो पता चलेगा कि पुतिन यूक्रेन की लड़ाई कैसे लड़ना चाहते हैं। रूस ने जब यूक्रेन पर 70 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया, तब यूक्रेन का दावा है कि इसमें 90% हमलों को नाकाम कर दिया गया। लेकिन इन हमलों में यूक्रेन के बिजली घरों को फिर निशाना बनाया गया है और हालात ये हैं कि यूक्रेन की 50% बिजली सप्लाई इस वक्त पूरी तरह से ठप है। ये ऐसा वक्त है जब यूक्रेन में कड़ाके की ठंड है, तापमान माइनस में चल रहा है और यूक्रेन के लोगों को घरों को गर्म रखने के लिए बिजली की बहुत जरूरत है। По Союзу, від країн-партнерів в Європі, від Сполучених Штатів Америки, які допоможуть зберігати стабільність зараз і в наступному році. Це стосується і оборонної підтримки, це стосується енергетичної, макрофіну для України, але є ще над чим працювати, є ще життєво необхідні рішення, які очікують на остаточне схвалення і виконання. पुतिन ने जिन 70 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया, उनमें 40 तो सिर्फ क्यू पर दागी गई हैं। इससे जाहिर है कि पुतिन का बड़ा टारगेट अब भी कैपिटल क्यू बनी हुई है। В пятницу, 16 декабря, по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. सवाल ये भी है कि पुतिन बिजली वाले पावर सेंटर पर तो हमला कर रहे हैं, लेकिन वो ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन के पॉलिटिकल पावर सेंटर पर हमले से क्यों बच रहे हैं? इससे बचने के लिए यूक्रेन की ताकत अभी तक उसके डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम रहे हैं। चाहे वो रूस की एयरफोर्स को रोकना हो या फिर उसके टैंक को। रूस के फाइटर जेट्स को रोकने के लिए यूक्रेन ने अपने 3 एयर डिफेंस सिस्टम का बखूबी इस्तेमाल किया है। इनमें बक एयर डिफेंस सिस्टम है, S-300 भी है और कंधे पर रखकर फायर की जाने वाली स्टिंगर मिसाइल भी है। Вогневим групам, а особливо 96-й Київський та 208-й Херсонський зенітним ракетним бригадам, які показали за цю добу найбільшу влучність. Ці шахеди, які були використані Росією з нової партії дронів. Ось такий терористичний інтернаціонал двох режимів допомагають воювати проти людей. Що ж,
відповідатимуть जेलेंस्की जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी रूस ने अपने टारगेट पर लिया हुआ है, लेकिन जेलेंस्की का काउंटर अटैक पुतिन को हैरान कर चुका है। अब मिसाइलों और रॉकेट की बरसात ने जेलेंस्की को दहशत से भर दिया है। तब रूस को भी एक झटका लगा और बहुत तेज लगा जब रूस के 2 मिलिट्री बेस जेलेंस्की के टारगेट पर आ गए। एक है रयाजान में, जो यूक्रेन की राजधानी कीव से 800 किलोमीटर दूर है, और दूसरा है सारातोव, जो कीव से 1100 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों ही एयरबेस पर हमला हुआ और दावा किया गया कि इसमें रूस की बॉम्बर फ्लीट को नुकसान पहुंचा है। और इसी वॉर से जुड़ी एक और बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। युद्ध के बीच बेलारूस से जो वीडियो आया है उसमें साफ दिख रहा है कि पुतिन ने जेलेंस्की के खिलाफ अब एक नया मोर्चा खोल दिया है। बेलारूस से यूक्रेन के ऊपर हमला कब होगा, ये सब कुछ पुतिन के ऑर्डर के ऊपर अब निर्भर करेगा। यूक्रेन की वायुसेना ने इन दोनों तस्वीरों को ट्वीट करके बताया है कि रूस के एयरबेस पर परमाणु बॉम्बर्स को नुकसान पहुंचा है। विमान की पहचान और टेल रडार पर लिखा नंबर बताता है कि ये रूस का Tu-22 न्यूक्लियर बॉम्बर है, यानी पुतिन के बॉम्बर जेलेंस्की के टारगेट पर हैं। И максимальная собранность, концентрация сил требуется сейчас от органов контрразведки, в том числе военной. Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов. Должна быть усилена работа по линии пограничной службы ФСБ. Государственная граница – это важнейший, ключевой рубеж обеспечения безопасности страны. И она должна быть надежно прикрыта, а попытки ее нарушить пресекаться быстро и эффективно. और अब पुतिन एक नए मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं, जिसके आगे जेलेंस्की घुटने टेक देंगे। इसका पुतिन को भी पूरा यकीन है। दिसंबर के लिए पुतिन की 3 बड़ी स्ट्रेटेजी समझी। पहला है बेलारूस, और दूसरा है पुतिन का परमाणु बम, और तीसरा रूस के हैवी बॉम्बर। इन तीनों ताकत को पुतिन किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए उनके चुनिंदा हथियारों को बहुत गौर से समझना होगा। बेलारूस से जो वीडियो आया है उसमें साफ दिख रहा है कि पुतिन ने जेलेंस्की के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है। बेलारूस से यूक्रेन पर हमला कब होगा, ये सब कुछ पुतिन के ऑर्डर पर निर्भर करेगा। ऐसे हमले की टाइमिंग क्या होगी, ये बड़ा सवाल है। हालांकि बर्फ वाले मौसम में लड़ने के लिए रूस और बेलारूस दोनों की फौज तैयार है। यहां वो रॉकेट लॉन्चर से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो टैंक भी इस्तेमाल कर रहे हैं और बख्तरबंद गाड़ियों से भी किसी मोर्चे पर अटैक का अभ्यास कर रहे हैं। ये वीडियो पुतिन ने खास तौर से बनवाया है। इसको काउंटर करने के लिए जेलेंस्की ने एक बार फिर नेटो और अमेरिका से नए हथियारों की डिमांड की है। саме за тими показниками, які необхідні для посилення наших оборонних операцій. Це артилерія, треба більше гармат, снарядів, це сучасні танки, які поки що не постачаються в Україну, це більш далекобійні системи залпового вогню, сучасна і дійсно ефективна ППО. Будь ласка, якщо ваша думка. लेकिन दुनिया के सामने फिलहाल सबसे बड़ा खतरा परमाणु धमकियों से बना डर का माहौल है। सब जानते हैं कि इससे दुनिया बर्बाद हो जाएगी। ये बाइडेन भी जानते हैं और इसके बारे में पुतिन भी जानते हैं। और ये जेलेंस्की को भी पता है कि न्यूक्लियर हमले का एपिसेंटर उनका देश ही बनेगा। इसीलिए न्यूक्लियर वॉर के मीटर को देखिए। फरवरी से लेकर मार्च और फिर अप्रैल, यूक्रेन युद्ध की वजह से परमाणु युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है।
महीने दर महीने यूक्रेन से लेकर यूरोप और फिर ताइवान के मोर्चे पर भी परमाणु युद्ध का डर बना हुआ है। इसलिए अगले 10 दिनों तक पूरी दुनिया की नजर यूक्रेन पर है, रूस पर है और बेलारूस पर भी है। -डिग्री तापमान में भी यूरोप का ये इलाका परमाणु खतरे वाली गर्माहट महसूस कर रहा है और यही डर लगातार बना हुआ है कि कहीं कोई बटन दबाने की गलती ना कर दे।